हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था 2024 से मार्च 2024 से नया आयोग बना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, इसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की। 60 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 61 डिस्कस करेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपको ये इवनिंग में सेंड कर दिया जाएगा। आपको मालूम होगा 7 से 9 बजे के बीच में कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है तो उसको इसी टाइम पे मटेरियल सेंड करते हैं हम, और नया भी फिर आगे भी इसी टाइम पे सेंड करते रहते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। आज का जो टेस्ट है ये फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट मतलब आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 डेज का टाइम लेता है? इसका आंसर आएगा बुध। देखिए, बुध वैसे तो अपनी जो उसकी खुद की दूरी है उस पर बहुत धीरे धीरे घूमता है और हर 59 पृथ्वी डेज में एक चक्कर पूरा करता है। हालांकि सूर्य के चारों ओर इसकी जो परिक्रमा है अदर जो ग्रह हैं, अन्य ग्रह हैं, उनकी तुलना में तेज है, और बुध हर 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य है भारत का जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसके तीनों ओर बांग्लादेश है? ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा आसाम से भी इसका बॉर्डर लगता है और मिजोरम से भी लगता है। त्रिपुरा, आसाम और मिजोरम, इन दो भारतीय राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है। लेकिन बांग्लादेश की बात करें तो ये बांग्लादेश के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, और ये है त्रिपुरा। और ये बांग्लादेश का नॉर्थ साइड, इसके बांग्लादेश है, पश्चिमी साइड और दक्षिणी साइड, ये तीन तरफ बांग्लादेश है इसके। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा ले गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से हुआ है? इनमें से किसका निर्माण नदियां जो लेके आती है, पत्थर, कंकड़, बजरी, इनके जमाव से हुआ है? फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने ज्योग्राफी पढ़ा था, फिजियोग्राफी, उसमें ये सब डिटेल में पढ़ा है हमने, और वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप जरूर जाके देखिएगा, ज्योग्राफी के सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं किसका निर्माण पत्थर, कंकड़ और बजरी आदि के जमाव से हुआ है। तो देखिए, नदियों के किनारों के जो पास का मैदानी भाग है, नदियों के किनारे हैं और उसके पास का जो मैदानी भाग है वो नवीन जलोढ़ का जो निक्षेपण होता है उससे निर्मित होता है, और उसको क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था, बेट, उसको बेट कहा जाता है। किसको? नदी के किनारे के पास का जो मैदानी भाग है जो नवीन जलोढ़ के निक्षेपण के वजह से निर्मित होता है, उसको बेट कहते हैं। मैदान का जो तलहटी क्षेत्र है, जो बड़े पत्थर हों, बजरी, रेत, मिट्टी, इनसे बने होते हैं, वो भाबर कहलाता है। टेस्ट सीरीज हिंदी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है जनरल स्टडीज के लिए। इनको मैच करना है और सही कौन सा है ये बताना है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, रिवर वाला भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं अच्छे से। ब्रह्मपुत्र ये रिवर है और ये इधर ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां। तो कौन सी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस, तीस्ता और लोहित, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कृष्णा रिवर की सहायक नदियां भवानी, अर्कावती और स्वर्णवती, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो शिवनाथ, औंग, मांड, तेल, ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और कावेरी नदी की सहायक नदियां तुंगभद्रा, घाटप्रभा और भीमा, ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं।
कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन से फेमस कोई टेम्पल, कोई वाटरफॉल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप अपनी तरफ से भी इसको सही कर लेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये इनकी सहायक नदियां, अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रिका किस फसल की किस्म है? अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रिका ये किस फसल की किस्म है? देखिए, ये है जो कॉफी बीन्स के नाम है, कॉफी बीन्स के नाम है अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रिका। जो कॉफी के पौधे की प्रजाति है अरेबिका, कैनफोरा और लिब्रिका। अरेबिका क्या है? कॉफी बीन से, जिसका यूज कॉफी बनाने के लिए किया जाता है, और तीनों में सबसे आम है ये अरेबिका। हालांकि ये तीनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं। कॉफी बीन्स की अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रिका ये तीन मुख्य किस्में हैं कॉफी की। 98% है जो अरेबिका और रोबस्टा, दुनिया में 98% ये ही चलती है, यही फेमस है। अरेबिका और रोबस्टा दो तरह के जो किस्में हैं यही पैदा की जाती है। अब लेटेस्ट है जो हमारे पास 2022 की रिपोर्ट है, 2022 की रिपोर्ट है ग्रीन कॉफी का। जो 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है, पूरी दुनिया में कॉफी के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पे है। ब्राजील सब पहले नंबर पे कॉफी उत्पादन में, ब्राजील के बाद में वियतनाम है दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे इंडोनेशिया है। अकेला ब्राजील लगभग 30% का प्रोडक्शन करता है कॉफी का, उसके बाद वियतनाम लगभग 17-18% का, और इंडोनेशिया 7-8% के आसपास इंडोनेशिया करता है। इंडिया की बात करें तो कॉफी के प्रोडक्शन में, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो भारत की प्रोडक्शन में 8वीं रैंक है पूरी दुनिया में कॉफी के उत्पादन में। और एक्सपोर्ट की बात करें तो जो निर्यात है, कॉफी के निर्यात में भारत की 7वीं रैंक है पूरी दुनिया में। ये हमें आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों ही कॉफी की किस्में हैं। देश के उन भागों में जहां वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, ये पूछ रहा है कि उनके बारे में बात हो रही है जहां पे जो एवरेज रेनफॉल है, एवरेज 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा बारिश है, और जो टेम्परेचर है वो भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है। वहां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है देश के उन भागों में? देखिए, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो पेड़ पौधों का एक ऐसा समूह होता है जो कि बिना मानवीय सहायता के, जिसको कोई मानवीय सहायता की हेल्प नहीं, बिना मानवीय सहायता से जंगलों में सामूहिक रूप से उगते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। जैसे हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पे शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है ना। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हिमालय पे शीतोष्ण कटिबंधीय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है वहां पे उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इसको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी बात कर रहे हैं हम, जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इसके बाद में उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, और फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। फिर उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है, पर्वतीय वन आ जाते हैं, और पर्वतीय वन है उनको भी 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। और फिर इसके बाद में ज्वारीय वन आता है। ये इतनी कैटेगरीज है, टोटल 6 कैटेगरी है में बांटा हुआ है। ये आप जरूर पढ़िएगा, ये जो कौन कौन सी कैटेगरी में क्या रेंज है। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो और 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो तो वो होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट भी 60 मीटर 60 मीटर, जो पेड़ है उनकी हाइट 60 मीटर या उससे ज्यादा होती है। और ये ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट, शिलोंग, लक्षद्वीप, अंडमान या तमिलनाडु का जो तट है वहां पे।
अंडमान निकोबार की बात करें तो 95% आपको वहां पे इसी तरीके की वनस्पति मिलेगी, जिसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहते हैं अंडमान निकोबार को। इसी तरीके से बाकी के भी पढ़ लीजिएगा आप। जैसा हम अर्ध सदाबहार वन की बात करें, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, तो 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और उष्णकटिबंधीय में भी जो पर्णपाती हैं वहाँ 70 से 200 होती है, आर्द्र पर्णपाती 100 से 200 होती है, शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर। ये आपको नोट्स वगैरह जो सेंड करते हैं उसमें डिटेल में मिल जाएगा, नोट्स में भी भेज दिया, और जो इसका डिटेल सॉल्यूशन भेजते हैं आपको उसमें पूरा कंप्लीट ये जो बताया है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है मणिकरण विद्युत संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके सिलेबस से कवर नहीं किया हो और जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो। सभी पूरा पेपर सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका एग्जाम का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। भूतापीय बिजली संयंत्र है ये मणिकरण, ये पार्वती घाटी में है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जो हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला है उसमें पार्वती नदी है, और पार्वती नदी में पार्वती घाटी है। वहां पार्वती घाटी के पास में ये है, लगभग 5 मेगावाट का है जहां तक आप और चेक कर लीजिएगा। भूतापीय बिजली संयंत्र ये हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में हो और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी लाभ उठाता हो, उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जिसमें निजी सार्वजनिक दोनों सह अस्तित्व में हो और वो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड का भी लाभ उठाता हो, तो भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होने वाली क्रिया, इनमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र में नहीं है? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ये है। और तृतीय क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तीसरा टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं कई बार इसको, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर ये कहा जाता है तृतीय टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है जो आपका एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, ये प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण आपका सेकेंडरी सेक्टर है। और ये तीसरा क्षेत्र है जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र। अब इसमें क्या क्या आता है तृतीय क्षेत्र में? जैसे आपका व्यापार हो गया, इसमें बाजार सेवा और गैर बाजार सेवा दोनों से मिलके बनता है ये। व्यापार है होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, आपका परिवहन, व्यापार सेवाएं, संचार, वित्तीय सेवाएं, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आती है। तो बैंकिंग, व्यापार, संचार ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। खनन एवं उत्खनन ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। किस अर्थव्यवस्था में निर्यात व आयात पर प्रतिबंध होता है? निर्यात और आयात पे बैन होता है, वो कौन सी इकोनॉमी है जिसमें निर्यात और आयात दोनों ही प्रतिबंधित होते हैं? मतलब जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई संपर्क नहीं होता, कोई गतिविधि बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ नहीं होती है। या यूं कह सकते हैं एक बंद अर्थव्यवस्था होती है, या फिर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है, इसमें कोई आयात या निर्यात नहीं होता है। इसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्थाओं को सीमाओं के भीतर ही जो उपभोक्ता है उनको हर कुछ ना कुछ आदान प्रदान करना होता है, वो उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था या परिबद्ध अर्थव्यवस्था। जिसमें निर्यात और आयात नहीं होता वो बंद अर्थव्यवस्था या परिबद्ध अर्थव्यवस्था होती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? देखिए बात हो रही है देश की घरेलू सीमा के भीतर, मतलब हमारे देश के अंदर की बात हो रही है, विद इन द बाउंड्रीज।
अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो देश और विदेश और दूसरा देश। देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में, देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में जो अंतिम रूप से जो उत्पादित कुल जो गुड्स और सर्विसेज हैं, वस्तु और सेवाएं हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य है उसको जीएनपी कहते हैं हम। जीएनपी ये होता है देश और विदेश। एक साल में टोटल जो गुड्स एंड सर्विस है देश और विदेश, उसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये जीडीपी है जो देश के अंदर का है। जब हम किसी देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसके भीतर किसी विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी जो अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग लेते हैं तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी। तो यह आपको ध्यान रखना है, एक साल का, और अगर एक साल भी नहीं दिया हो, कोई विशिष्ट अवधि भी मेंशन कर रखी हो, तो विशिष्ट अवधि में भी जो उत्पाद होता है फाइनली गुड्स और सर्विस का जो मौद्रिक मूल्य है उसका टोटल करते हैं तो वो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी कहा जाता है, वो होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट फर्स्ट है और ये लिस्ट सेकंड है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 किससे संबंधित है? ये मादक पेय पदार्थों का प्रतिबंध, इससे संबंधित है। आर्टिकल 48 का हम देखें तो आर्टिकल 48 है, ये इससे संबंधित है, गो हत्या पर प्रतिबंध से संबंधित है। आर्टिकल 41 है, ये वृद्धा पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उससे संबंधित है। आर्टिकल 42 है, ये प्रसूति सहायता का उपबंध है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा डी, दिस वन, 4 3 2 1। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताया था? इनमें से किसने कहा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक सामाजिक क्रांति के प्रतीक हैं? ये किसने कहा? ये ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा था इनके बारे में। और ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारे आर्टिकल 36 से 51। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण निम्नलिखित में से किस में उल्लेखित है? एक आप सुनते होंगे ज्यूडिशरी अलग है, कार्यपालिका अलग है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, किस में अलग से अलग है, ये किस में उल्लेख है इस बात का? तो ये भी हमारे राज्य के जो नीति के निर्देशक तत्व हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व, उसी में है ये कि राज्य जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं, उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और अलग होना चाहिए ये। और स्पेशली ये आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 50 में। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कब हुआ है? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 और काकोरी ट्रेन डकैती 1925। उम्मीद है अब तो आपको भी ये अच्छे से याद हो गए होंगे, इन पे कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं डिफरेंट तरीके से, तो ये आपको भी याद हो गए होंगे।
वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना इनमें से किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। निम्नलिखित में से कौन सा केवल इनपुट डिवाइसों का ग्रुप है? इनमें से कौन सा है जो सिर्फ इनपुट डिवाइसों का ही ग्रुप है? ओसीआर, वेबकैम और लाइट पेन, ये सिर्फ इनपुट डिवाइसेस का ग्रुप है। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं? ये कौन सी प्रक्रिया को कहा जाता है जो ये जांच करती है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं ऑपरेट हो रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? इसको कहते हैं बूटिंग। ये बूटिंग कहा जाता है इसको। भारत के राष्ट्रपति ने दरबार हॉल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने जो दरबार हॉल है उसका नाम नया नाम कर दिया गया है। तो नया नाम क्या रखा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये जो राष्ट्रपति भवन है इसके दो महत्वपूर्ण हॉल हैं। ये दो हॉल हैं, एक था दरबार हॉल और दूसरा अशोका हॉल। और दरबार हॉल का नाम बदल के कर दिया है गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। और जो अशोक हॉल है उसका नाम अशोक मंडप कर दिया है। तो गणतंत्र मंडप कर दिया है अब दरबार हॉल का नया नाम। ये राष्ट्रपति भवन के दो सबसे इंपॉर्टेंट हॉल हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी पाठ और मल्टीमीडिया संदेशों के समग्र प्रसार के लिए अग्रदूत पोर्टल लॉन्च किया है? अग्रदूत पोर्टल लॉन्च किया है। अब स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है वो स्कीम को पब्लिक को डायरेक्ट यहाँ से देख सकती है या पब्लिक तक प्रचार किया जाएगा। पब्लिक को उसके बारे में सारी जानकारी उस राज्य की जनता को इससे मिल जाएगी अग्रदूत पोर्टल से। तो ये कौन से राज्य सरकार ने जारी किया है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है अग्रदूत पोर्टल। कौन सा शहर 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? देखिए, ये 2034 के जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होंगे ये 27वें होंगे। कौन से होंगे? 27वें होंगे। और अभी रिसेंटली जो आईओसी है उसकी बैठक हुई थी पेरिस में और उसकी 142वीं बैठक थी ये। और इसमें ये फैसला लिया गया है कि 2034 के लिए सॉल्ट लेक सिटी में किया जाएगा आयोजन। सॉल्ट लेक सिटी कहाँ है? सॉल्ट लेक सिटी है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसका एक राज्य है यूटा और यूटा की राजधानी है सॉल्ट लेक सिटी। उसमें होगा आयोजन। यूटा है ये अमेरिका का 45वां राज्य है। जैसे अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। और यूटा इसका 45वां राज्य है जिसकी राजधानी है सॉल्ट लेक सिटी, जिसको पहले ग्रेट लेक सिटी के नाम से भी जानते थे। यहाँ पे इसका आयोजन होगा 2034 का जो ओलंपिक होगा उसका आयोजन होगा। ये यूटा है ये अमेरिका में। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये वेस्टर्न स्टेट हैं, पश्चिमी राज्य हैं भारत के। वैसे ये यूटा है ये भी अमेरिका का पश्चिमी राज्य है, माउंटेन स्टेट है ये ज्यादातर। यहाँ एक माउंटेन है काफी फेमस। निम्न में से किस कंपनी ने अपना नवीनतम मॉडल लेटेस्ट एआई मॉडल लार्ज 2 नाम से पेश किया है? कौन सी कंपनी ने अपना नवीनतम मॉडल लेटेस्ट एआई मॉडल लार्ज 2 नाम से पेश किया है? ये मिस्ट्रल ने लॉन्च किया है। मिस्ट्रल एआई ने ये नया एआई मॉडल लार्ज 2, और ये दावा किया जा रहा है कि ये सबसे अभी जो रिसेंटली जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल आए हैं, लैंग्वेज मॉडल हो, कोड जनरेशन हो, मैथमेटिक्स का हो, मल्टी लैंग्वेज हो, इनमें सबसे बेस्ट यही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये
मिस्ट्रल कहाँ का है? फ्रांस का है, फ्रांस का है ये मिस्ट्रल। लार्ज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। आजकल एक डीप सीक है, डीप सीक ये चाइना का एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जैसे अपने चैट जीपीटी है या फिर इस तरीके का आर्टिफिशियल, तो इसको इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इवन हमारे भी कंट्री में कुछ जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अभी हमने यूज करके देखा इसका डीप सीक का, तो पता चला है तो उसका जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का ट्विन है ये, चैट जीपीटी का भाई है। इसमें चैट जीपीटी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इसमें भी 2022 के बाद की कोई जानकारी नहीं है और इसमें 2022 के बाद की 23 तक की 23 के बाद की कोई जानकारी नहीं है। और आप इससे कई चीजें पूछते हो जो कंट्रोवर्शियल है, तो वो ये अपने प्रोपागेंडा के हिसाब से बताता है, ये अपने प्रोपागेंडा के हिसाब से बताता है। तो ये दोनों ट्विन है। जबकि यहाँ इंडिया में कई यूट्यूबर्स ने इसका ऐसा प्रचार किया कि ये बस चाइना दुनिया में एआई में बहुत आगे निकल गया। ये सब प्रचार का हिस्सा होता है, सब पेड प्रमोशन करते हैं, दिखाते कुछ नेशनलिस्ट बनते हैं, लेकिन सब पैसे का होता है इनका। सभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जरूर प्रमोशन करते हैं चीजों का। मार्च 2 या फिर वो ज्यादा पूरा डिटेल में उसके बारे में पता नहीं करते, कुछ आर्टिकल लगा दिए, किसी का ट्वीट लगा दिया और बस बड़ा चढ़ा के बता दिया, और वो इस तरीके से होता है। सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो वो देख लेते हैं, फिर कुछ यूट्यूब ऐसी चीजों को प्रमोट करता है। मार्च 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित मनोनीत किया है? पूछा है हमसे। मार्च 2024 की बात हो रही है, मार्च 2024 की। देखिए मार्च, अगर हम मार्च भी छोड़ दे तो 2024 में 2 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। पहले नॉमिनेट किया था 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2024 को नॉमिनेट किया था। वो नॉमिनेट किया था सतनाम सिंह संधू को। सतनाम सिंह संधू, ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं ये सतनाम सिंह संधू। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, फाउंडर है सतनाम सिंह संधू। इनको नॉमिनेट किया था राज्यसभा के लिए 31 जनवरी 2024 को। और हमसे पूछा है 12वें सदस्य के रूप में, तो इसके बाद में नॉमिनेट किया है वो 8 मार्च को किया है, 8 मार्च 2024 को सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति जी को सभी जानते हैं, जो नारायण मूर्ति है उनकी मिसेज है, सुधा मूर्ति को किया है। अब राज्यसभा में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेंबर 1/3 है वो रिटायर होते रहते हैं, हर 2 साल में मेंबर रिटायर होते हैं। तो आप देखेंगे तो टोटल 12 मेंबर नहीं मिलेंगे अभी आपको। तो आप सोचेंगे कि अभी 12 है नहीं, तो ये 12वां कैसे अपॉइंट किया? तो रिटायर भी हो जाते हैं कुछ पुराने, इसीलिए। लेकिन ये 12वें मेंबर के रूप में इनको नॉमिनेट किया है मार्च 2024 में, सुधा मूर्ति। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। भारत के बड़े शहरों में सघन यातायात क्षेत्रों में औसत ध्वनि आम स्तर आमतौर पर निम्नलिखित में से किस ध्वनि स्तरों की रेंज है? बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, सघन यातायात क्षेत्रों में जो औसत ध्वनि स्तर है वो उसकी रेंज क्या है? ये 70 to 95 है। देखिए अगर इंडस्ट्रियल है उसमें 75 डीबी है डेसिबल। जो कमर्शियल है इंडस्ट्रियल में तो 75 डीबी है। जो कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल में 65 डीबी है। और जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल में 55 डीबी है। और जो एकदम पीसफुल एरिया है वहां पे 50 डीबी है। ये रेंज है। तो जो बड़े शहर है उनमें जो सघन यातायात क्षेत्र है वहां एवरेज रेंज ये 70 to 95 डीबी। सी इसका करेक्ट आंसर है। सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्पन्न की गई हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा का उपयोग करके जो हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। हरित ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों से ही उत्पन्न होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, इनसे ग्रीन हाइड्रोजन।
टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, आपको रेगुलर आप टेस्ट मिलते रहेंगे और अभी जो रिवीजन करवाएंगे उसके भी नोट्स सेंड करेंगे आपको। तो आप निश्चिंत रहिएगा, अगर आप थ्रोली टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं तो भी आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इजीली आप 20+ यहाँ से कवर करेंगे, कम से कम 25 तो आने ही चाहिए आपके। या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जैव आरक्षित क्षेत्र जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में पूछा है कि सही कौन सा है, जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व। जैव आरक्षित क्षेत्र है भूभागीय, सामुद्रिक और तटवर्ती परितंत्र वाले इलाके हैं, ये सही है। राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जो परिवीक्षित है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी सही है। ऐसे इलाके जहां संकटग्रस्त पशुओं, पौधों और उनके पर्यावास में रखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे बायोस्फीयर रिजर्व का पूछा है। वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य का भी जरूरी नहीं है कि वन्यजीव अभ्यारण्य है तो बायोस्फीयर रिजर्व होगा ही, तो पहला और दूसरा सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाल ही में किया गया संशोधन कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं और अभी लास्ट कौन सा संशोधन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत की सुरक्षा, ओजोन परत से लेके की सुरक्षा करना है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसमें देखिए पहले हुआ करता था जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको हटा के और अब कर दिया है HFC, ये HCFC कर दिया है। अब हाइड्रोक्लोरोकार्बन कर दिया है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले हुआ करता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब उसको हटा के और कर दिया गया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसको यहां भी मंजूरी मिल चुकी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जिन चीजों से ओजोन को नुकसान होता है, जो उनके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए ये संधि की गई है। जो पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं उनका उपयोग रोकने के लिए। और ये शुरू 16 सितंबर 1787 को ये संधि पे हस्ताक्षर हुए थे। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन ये लागू कब हुई थी? 1989 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। अब इसकी 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ था। इसकी पहली बैठक मई 1989 में हुई थी हेलसिंकी में। हेलसिंकी में इसकी पहली बैठक हुई थी। और हेलसिंकी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। वहां पे 1989 में इसकी पहली बैठक हुई थी फिनलैंड में, हेलसिंकी में। और उसको इसके बाद में इसमें 8 संशोधन हुए हैं। 1990 में इसकी बैठक हुई थी लंदन में। 1991 में इसकी बैठक हुई थी नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? जो ईस्ट अफ्रीका है उसमें एक देश है कीनिया, उसकी राजधानी है नैरोबी। इसके बाद में 1992 में इसकी बैठक हुई थी कोपेनहेगन में। और ये कोपेनहेगन कहाँ पे है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहाँ 1992 में इसका बैठक हुई थी। और 1993 में इसकी हुई थी बैंकॉक में। बैंकॉक जो कई अनेक चीजें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहां पे हुआ था 93 में। इसके बाद में 95 में हुआ है इसका। और 95 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वियना में, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद में इसका 1997 में हुआ था, और 97 में मॉन्ट्रियल में हुआ था। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है ये मॉन्ट्रियल। कनाडा का एक काफी बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए फेमस है। 1999 में जो हुआ था इसका बीजिंग में हुआ था, चाइना में। और 1999 के बाद में
जो 8वां इसका लास्ट हुआ था वो 2016 में हुआ था, अक्टूबर 2016 में। अक्टूबर 2016 में ये इसका 8वां संशोधन हुआ था इसमें, और वो हुआ था किगाली समझौता, किगाली संशोधन अक्टूबर 2016 में हुआ था, और ये लागू हुआ 2019 से, 2019 से ये लागू हुआ है किगाली संशोधन। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 8वां संशोधन है, और अभी लास्ट यही हुआ था 2019 में। ओजोन परत को सुरक्षित करने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली संशोधन। और ये सारे देखिए ऑप्शन वही दे रखे हैं, कोपेनहेगन जो 92 में हुआ, नैरोबी जो 91 में हुआ, बैंकॉक जो 93 में हुआ, लंदन में 90 में, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। 95 वियना, मॉन्ट्रियल कनाडा 97, 99 में ये बीजिंग चाइना, और लास्ट ये रवांडा जो किगाली है, रवांडा में है। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सार्जेंट योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्जेंट योजना ये किससे संबंधित है? सार्जेंट आयोग के नाम से पूछ लिया जाता है कई बार, सार्जेंट योजना भी पूछ लिया जाता है। ये भारत की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करने से संबंधित थी सार्जेंट योजना। 1944 1944 जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, और उसने जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसको अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसमें मेनली जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय प्रणाली है, उस पे जोर देना हो, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना हो, उस पे केंद्रित थी। और इसमें 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं, सभी भारतीय बच्चों को मुफ्त फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा पे जोर दिया, सिफारिश की थी 6 से 11 साल तक के बच्चों को। सार्जेंट योजना वह प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक शोध और प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? समकक्षी योजना समीक्षा कहा जाता है उसको। समकक्षी या पीयर, समकक्षी या पीयर समीक्षा कहा जाता है। सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? देखिए, सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पे जो केंद्रित होने के साथ अनुप्रयुक्त शोध है, मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पे होता है ये अनुप्रयुक्त शोध। अनुप्रयुक्त शोध डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।